नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने फिर भेजा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को समन। पूछताछ के लिए 21 जुलाई को बुलाया। राहुल गांधी से इसी मामले में 50 घंटे लंबी पूछताछ कर चुकी है ईडी। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर अधिसूचना हुई जारी। 18 जुलाई को नामांकन, 20 जुलाई को मतदान। श्रीलंका की खराब आर्थिक स्थिति के चलते जनता ने कर रखा है राष्ट्रपति आवास पर कब्जा। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को नहीं मिली राहत। लखीमपुर खीरी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। धार्मिक भावनाएं भड़काने का लगा है आरोप। शेयर बाजार में नहीं थम रही गिरावट। सेंसेक्स 87 अंकों की कमजोरी के साथ 54,395 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 5 अंक की गिरावट के साथ 16,216 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है महाराष्ट्र की सियासत से। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत दी है। वहीं राहत तो शिंदे गुट को भी मिली है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब स्पीकर भी नहीं ले पाएंगे 16 अयोग्य विधायकों पर कोई फैसला। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके साथ ही बात करेंगे गोवा में बीजेपी को मिली करारी हार की। कैसे अपने ही जाल में फंस गई बीजेपी, ये बताएंगे हम आपको। बात करेंगे तमिलनाडु में मचे सियासी घमासान की। जयललिता की पार्टी पर किसने किया कब्जा और अब क्यों फिर आमने सामने आई बीजेपी और टीएमसी। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र की सियासत में अब भी कई ट्विस्ट बाकी हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके समर्थकों की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पहली याचिका में 16 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की गई है। वहीं शुक्रवार को दायर दूसरी याचिका में ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के शिंदे को सरकार बनाने के लिए बुलाने के फैसले को भी चुनौती दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट पर क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। आज सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी थी। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को काफी उम्मीदें थी। वहीं उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फौरी राहत दी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को भी फिलहाल के लिए राहत मिल गई है। 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने बागी विधायकों को थोड़ा और वक्त दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभी विधायकों पर कोई कार्रवाई ना करे, स्पीकर 16 विधायकों पर कोई फैसला ना ले। सुनवाई के लिए अलग बेंच गठित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नई बेंच गठित करने में कोर्ट को वक्त लगेगा। तब तक इन 16 विधायकों की अयोग्यता पर कोई फैसला न लेने का आदेश दिया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना कैंप को भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। उनकी तरफ से अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें विधानसभा के नए स्पीकर के चुनाव को चुनौती दी गई थी। अदालत ने इस अर्जी पर ही सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि वो महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर को बताए कि इस याचिका पर फैसले तक वे कोई फैसला न लें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस अर्जी पर सुनवाई के लिए बेंच का गठन करना होगा। ऐसे में अर्जी को लिस्टेड करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। कल इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। भले ही अदालत ने अर्जी को लेकर कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन स्पीकर के फैसले लेने पर रोक लगाकर उद्धव कैंप को फौरी राहत जरूर दी है। सुनवाई से पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था, जिस तरह से महाराष्ट्र में एक सरकार को थोपा है वह पूरी तरह से अवैध है। ये सरकार संविधान के मुताबिक नहीं बनी है। यह विधायकों के अयोग्य होने का मुद्दा है। सर्वोच्च न्यायालय में एक फैसला हो रहा है, उससे पता चलेगा कि देश में संविधान कानून है या उसकी हत्या हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई टल गई है। ऐसे में शिंदे गुट और बीजेपी पर भी दबाव बढ़ गया है। अब देखना होगा कि कोर्ट के इस रुख के बाद शिंदे गुट क्या करता है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद साफ है कि महाराष्ट्र के सियासी घमासान पर फिलहाल तो कोई विराम नहीं लगने वाला है। वहीं दूसरी तरफ गोवा कांग्रेस में सेंधमारी की साजिश रच रही बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। बगावत और पार्टी में टूट की खबरों के बीच कांग्रेस के नेता दिगंबर कामत ने खुद को मीडिया के सामने लाकर साफ कर दिया कि वो कांग्रेस में हैं और रहेंगे। वहीं कांग्रेस आलाकमान के एक्शन से बीजेपी के अरमानों पर पानी फिर गया। तो गोवा में कैसे बीजेपी के हाथ लगी हताशा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। गोवा में बीजेपी को करारा जवाब मिला है।
बीजेपी एक बार फिर गोवा कांग्रेस में सेंधमारी की जुगत लगा रही थी, लेकिन कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक्शन में आते ही बीजेपी की चाल उसी पर भारी पड़ गई। कांग्रेस में फूट डालने के आरोप झेल रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस में ही है। साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर दुख जाहिर किया। उधर विपक्ष के नेता पद से हटाए गए कांग्रेस विधायक माइकल लोबो ने भी कहा कि वो कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सारे विधायक एकजुट हैं और दल बदल का सवाल ही नहीं है। हम कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं और पार्टी के साथ हैं। उन्होंने बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज किया। खबरों के मुताबिक पार्टी की प्रदेश इकाई जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक कर सकती है। फिलहाल कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों को अज्ञात स्थान पर भेज दिया है। इधर विधायकों के बागी होने की खबरों के बीच दिल्ली नेतृत्व भी एक्टिव है। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कामत ने कहा कि उन्होंने पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश गुड्डू राव से जुड़ा एक वीडियो देखा, जिसे देखकर उन्हें दुख हुआ। उन्होंने कहा, मैं हैरान और स्तब्ध हूँ। इससे मुझे शब्दों से परे दुख पहुंचा है। दिनेश राव शनिवार रात को मेरे घर पर थे। मैंने उन्हें तब अपने मत के बारे में बताया था। चुनाव के बाद मेरे प्रति आपके अपमान से मेरे कार्यकर्ता दुखी हैं। मुझे भी बहुत बुरा लगा था। मैंने कहा था कि कुछ समय के लिए मैं किसी जिम्मेदारी को नहीं संभालने वाला हूँ। एक बार मैं तैयार हो जाऊँ, फिर देखेंगे। मेरे भाजपा में शामिल होने की अफवाहें साल 2017 से फैल रही हैं। कामत ने अपना पद बदले जाने को लेकर भी दुख जताया है। उन्होंने कहा, अगर मुझे जाना होता तो मैं चला गया होता, कोई मुझे नहीं रोक सकता था। लेकिन इसके बावजूद मैंने आगे बढ़कर पार्टी का नेतृत्व किया और जब नतीजे आए तो अचानक मुझे विपक्ष से बदल दिया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। मैं कांग्रेस में हूं, आप मेरा प्रदर्शन देख सकते हैं। रविवार को कांग्रेस के 5 विधायक संपर्क से बाहर हो गए थे। इनमें माइकल लोबो, दिगंबर कामत, केदार नाइक, राजेश फलदेसाई और देलियाला लोबो का नाम शामिल है। इस बात की जानकारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने दी थी। अब गोवा कांग्रेस जल्दी उच्च स्तरीय बैठक बुला सकती है और लोबो और कामत के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सत्ता की लड़ाई तमिलनाडु में भी चल रही है। तमिलनाडु में बीजेपी की सहयोगी पार्टी AIADMK मुश्किल में फंस गई है। पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। आज AIADMK की आम परिषद की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जमकर हंगामा मचा। तो इस शक्ति प्रदर्शन में किसकी हुई जीत और किसके हिस्से में आई हार, देखिए इस रिपोर्ट में। चेन्नई की सड़कों पर आज सुबह से ही जबरदस्त हंगामा मचा रहा। AIADMK का ऑफिस लड़ाई का मैदान बन गया। पलानीस्वामी की ओर से पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक बुलाई गई थी, जिसे रोकने के लिए पनीरसेल्वम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने बैठक पर रोक लगाने से इनकार कर दिया तो पनीरसेल्वम समर्थकों ने खुद ही बैठक रुकवाने का फैसला कर लिया। लेकिन पलानीस्वामी भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। कोर्ट का फैसला आने से पहले ही पार्टी कार्यालय के बाहर दोनों ही गुट आपस में भिड़ गए। हंगामे के बीच पनीरसेल्वम समर्थकों ने पार्टी कार्यालय का गेट तोड़ दिया। जमकर नारेबाजी की गई। पार्टी कार्यालय के बाहर हंगामा मचा रहा तो अंदर बैठक की कार्रवाई चलती रही। दरअसल AIADMK में जयललिता के जाने के बाद से ही नेतृत्व को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें एक गुट पनीरसेल्वम का है तो दूसरा पलानीस्वामी का। अभी पार्टी में दोहरी नेतृत्व संरचना लागू है, यानी 2 लोग पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन पलानीस्वामी चाहते थे कि पार्टी पहले की तरह काम करे। उनकी ओर से सिंगल लीडरशिप की मांग की गई और इसी के लिए पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक बुलाई गई थी। पार्टी के अंदर पलानीस्वामी के आगे पनीरसेल्वम काफी कमजोर दिख रहे थे, इसलिए पनीरसेल्वम ने इस बैठक का विरोध किया। उनके विरोध के बावजूद बैठक हुई। पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक में पलानीस्वामी को पार्टी का अंतरिम महासचिव चुन लिया गया। इसके साथ ही पार्टी में महासचिव पद को दोबारा शुरू करने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगा दी गई। जाहिर है कि जल्द ही पलानीस्वामी पार्टी के महासचिव भी चुन लिए जाएंगे। इसके साथ ही पार्टी में अब दोहरा नेतृत्व खत्म कर दिया गया है। बैठक में O पनीरसेल्वम को पार्टी से बाहर निकालने का प्रस्ताव भी पास किया गया। उनसे पार्टी कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी वापस ले ली गई है। पनीरसेल्वम समर्थकों पर भी कार्रवाई की गई है। इसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही AIADMK में विभाजन हो सकता है। तमिलनाडु का ये सियासी घमासान अभी और परवान चढ़ेगा। इधर भारत का पड़ोसी मुल्क चीन बार बार भारत को आंख दिखा रहा है, लेकिन देश की मोदी सरकार इस मुद्दे पर खामोश है। पीएम मोदी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि विपक्ष अक्सर ही इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर रहा है और सरकार से सवाल पूछता है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को चीन के मुद्दे पर घेरा है। तो अब क्या बोले राहुल गांधी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अक्सर ही मोदी सरकार पर हमलावर रहती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए पैंतरे आजमाती रहती है और ऐसे ही पैंतरा बीजेपी गोवा में आजमा रही थी। हालांकि गोवा में बीजेपी फेल होती नजर आई, पर गोवा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच छिड़ी इस सियासी लड़ाई के बीच
राहुल गांधी ने मोदी सरकार को चीन के मुद्दे पर घेर लिया है और मोदी सरकार को घेरते हुए उन्होंने चीन का एक बार फिर जिक्र किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, प्रधानमंत्री के कुछ सच, चीन से डरते हैं, जनता से सच छिपाते हैं, सिर्फ अपनी छवि बचाते हैं, सेना का मनोबल गिराते हैं, देश की सुरक्षा के लिए खिलवाड़ करते हैं। चीन की बढ़ती घुसपैठ और प्रधानमंत्री की चुप्पी देश के लिए बहुत हानिकारक है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी आज चीन के ही मसले पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा, चीन के साथ पीएम की DDLJ नीति, डिनाय, चीन ने हमारी भूमि पर कब्जा किया, पीएम ने इनकार किया। डिस्ट्रैक्ट, चीनी घुसपैठ पर रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट हटवाए। लाए, ना कोई हमारी सीमा में घुसा है, सबसे बड़ा झूठ। जस्टिफाई, प्रतिकार की जगह व्यापार को बढ़ावा दिया। कांग्रेस सांसदों ने अपने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी को डरपोक और झूठा करार दिया है। आपको बता दें, चीन लंबे समय से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो अपनी सीमा का विस्तार करने में लगा हुआ है, जिसकी कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन मोदी सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी हुई है और इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचती है और मोदी सरकार की ये चुप्पी देश के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। राहुल गांधी अक्सर इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच हर मुद्दे पर विवाद जरूर होता है। बीजेपी सीएम ममता बनर्जी को नीचा दिखाने का कोई न कोई मौका तलाश ही लेती है। ऐसा ही हुआ है पश्चिम बंगाल में सियालदा मेट्रो के उद्घाटन पर। इस कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र पर राज्य की सीएम का नाम नहीं था, उन्हें बुलाया ही नहीं जा रहा था। बाद में न्योता भेजा गया तो क्या किया ममता बनर्जी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में सियालदा मेट्रो का उद्घाटन समारोह विवाद की भेंट चढ़ गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया, लेकिन राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और इसका कारण भी था। दरअसल सियालदा मेट्रो के लिए 3 भाषाओं में निमंत्रण पत्र तैयार किए गए थे, बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी, लेकिन किसी पर भी राज्य की सीएम ममता बनर्जी का नाम नहीं था। ममता बनर्जी को इस कार्यक्रम का न्योता तक नहीं भेजा गया था। लेकिन जब टीएमसी ने इसे लेकर हंगामा खड़ा कर दिया तो रविवार की देर रात को रेलवे की ओर से सीएम ममता को न्योता भेजा गया, लेकिन ममता कार्यक्रम में नहीं गई। वो मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम से पहले ही उत्तर बंगाल के 3 दिन के दौरे पर निकल गई। टीएमसी में गुस्सा इस बात का था कि रेल मंत्री रहते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी शुरुआत की थी, उसमें ही उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। जबकि इस परियोजना में राज्य की भी हिस्सेदारी है, लेकिन बीजेपी इसका क्रेडिट खुद लेने की कोशिश कर रही है। इसलिए ममता बनर्जी को पहले बुलाया नहीं जा रहा था और जब दबाव पड़ा तो न्योता भेजा गया। टीएमसी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि रविवार रात सीएम आवास में एक कार्ड ड्रॉप किया गया। क्या मुख्यमंत्री को न्योता देने का ये कोई तरीका है? कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल के लोगों को इस तरह बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बंगाल की जनता इस मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए ममता बनर्जी के योगदान को जानती है। राज्य सरकार ने मेट्रो के काम में हर कदम पर सहयोग किया है। अगर केंद्र सरकार इस तरह से सहयोग नहीं करती है तो क्या राज्य के लिए सहयोग करना संभव है? दरअसल बीजेपी की ये रणनीति रही है कि केंद्र की किसी भी योजना में टीएमसी प्रमुख और राज्य की सीएम ममता बनर्जी को न्योता नहीं भेजा जाता है। पिछले दिनों जब कोलकाता के विक्टोरियल मेमोरियल में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हुआ था, उस वक्त भी ममता बनर्जी को आमंत्रित नहीं किया गया था। तब भी टीएमसी ने सवाल उठाए थे। ममता और बीजेपी के बीच मचे इस घमासान में बीजेपी बैकफुट पर है। वहीं भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका आजादी के बाद से अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। देश में ना तो आर्थिक हालात ठीक है और ना ही सियासी हालात। इन बदहाल परिस्थितियों के बीच जनता ने मोर्चा खोल दिया है। सड़कों पर उतरकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध इतना बड़ा कि गोटबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति भवन छोड़कर भागना पड़ा। तो अब कैसे हैं श्रीलंका के हालात, देखते हैं इस रिपोर्ट में। श्रीलंका में हाहाकार, जिम्मेदारी छोड़ भागी सरकार, सड़कों पर लोगों का सैलाब, राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों की गुहार। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि भारत का पड़ोसी मुल्क किस कदर तबाह हो रहा है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं और सरकार बेबस हो रही है। हर तरफ महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है। इस स्थिति से परेशान होकर अब जनता ने मोर्चा खोल दिया है और वो राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई है, जिसके बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भाग निकले हैं। वहीं भारी विरोध के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आधिकारिक तौर पर बताया कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे। राष्ट्रपति राजपक्षे ने इस्तीफे की घोषणा ऐसे समय में की जब प्रदर्शनकारियों ने देश के गंभीर आर्थिक संकट से निपटने में नाकाम रहने पर उनसे पद छोड़ने का आह्वान करते
हुए उनके आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रदर्शनकारी उनके निजी आवास में घुस गए थे और वहां आग लगा दी थी। राष्ट्रपति इस्तीफा देने और सर्वदलीय सरकार बनाने का रास्ता तैयार करने के लिए भी तैयार हैं। राजपक्षे अभी कहां हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफा देने की घोषणा करने के बाद श्रीलंका के मुख्य विपक्षी दलों ने बैठक की और वो सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाने पर सहमत हो गए। यानी साफ है कि कुछ दिनों में श्रीलंका की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा की। आज देश के निर्माणाधीन नए संसद भवन पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया। अशोक स्तंभ की ये प्रतिमा कांस्य धातु से बनी है। प्रतिमा की ऊंचाई 6.5 मीटर है। इस प्रतिमा का वजन 9,500 किलो है। लेकिन इसके अनावरण को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्यों मचा है हंगामा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी क्या वाकई संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं? क्या वो संसद की मर्यादा का भी उल्लंघन कर रहे हैं? आज पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया। ये अनावरण अब सवालों के घेरे में है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि ये अधिकार लोकसभा स्पीकर का है। ओवैसी ने ट्वीट करके पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि संविधान ने संसद, सरकार और न्यायपालिका तीनों को ही अलग अलग शक्तियां दी हैं। सरकार का प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री को भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा के स्पीकर संसद के सदन का नेतृत्व करते हैं, जो कि सरकार के अधीन नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय सभी संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है। नई संसद यानी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भले ही पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट हो, लेकिन ये इमारत अपने निर्माण की शुरुआत से ही सवालों में रही है। आज पीएम मोदी ने निर्माणाधीन नए संसद भवन पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया। अशोक स्तंभ की ये प्रतिमा कांस्य धातु से बनी है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 6.5 मीटर है। इस प्रतिमा का वजन 9,500 किलो है। अशोक स्तंभ की ये प्रतिमा निर्माणाधीन संसद भवन पर लगने से पहले 8 चरणों से होकर गुजरी है। इन चरणों में इस प्रतिमा की स्केचिंग, पॉलिशिंग और निर्माण से जुड़े कई चरण शामिल हैं। निर्माणाधीन संसद भवन की छत पर बने अशोक के इस स्तंभ का निर्माण 2000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर तैयार किया है। संसद भवन की इस नई इमारत में 1224 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। खबरों के मुताबिक इस इमारत का निर्माण दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। शीतकालीन सत्र तक नया संसद भवन बनकर तैयार हो जाएगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।